हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए अब हम अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 3 लेके आ गए हैं, जिसमें हम फीमेल फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ ली है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का पूरा फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ये एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक हम आगे पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक होता क्या है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तीनों की प्लेलिस्ट गिवन है। और अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज इन वीडियोस को देखकर आना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हमें पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फीमेल एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो चलिए वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। अब हमें ये पढ़ने के से पहले कुछ फीमेल के कंसेप्चुअल बेस्ड कुछ जो है डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि कैसे वे एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि उनको कैसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमें ये पता है जो पिस्टल होती है, पिस्टल क्या होती है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है पिस्टल। अब पिस्टल जो है दो तरह की होती है, पहली मोनोकार्पिलेरी और दूसरी मल्टीकार्पिलेरी। अब मल्टीकार्पिलेरी, दोनों वर्ड को ध्यान से देखो। मोनो मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारे। तो मोनोकार्पिलेरी का मतलब होगा जिसमें सिंगल पिस्टल होगी, और मल्टीकार्पिलेरी का मतलब होगा जिसमें बहुत सारी पिस्टल होंगी। दोबारा सुनिए, जो पिस्टल है वे दो तरह की होती है, पहली मोनोकार्पिलेरी, दूसरी मल्टीकार्पिलेरी। जो मोनोकार्पिलेरी होती है, मोनो मतलब वन, तो इसलिए उसमें एक ही पिस्टल प्रेजेंट होगी। अब मल्टीकार्पिलेरी मतलब मल्टी मतलब बहुत सारी, तो उसमें बहुत सारी पिस्टल प्रेजेंट होंगे। जिसमें एक पिस्टल प्रेजेंट होगी वो मोनो, जिसमें बहुत सारी पिस्टल प्रेजेंट होंगी वो मल्टी। अब चलिए, अब मोनोकार्पिलेरी और मल्टीकार्पिलेरी तो हमें समझ में आ गया। मल्टीकार्पिलेरी दो तरह के होते हैं, पहले साइनकार्पस और दूसरा एपोकार्पस। पहला सिनकार्पस, दूसरा एपोकार्पस। दोबारा सुनिए, जो मल्टीकार्पिलेरी पिस्टल्स होती है, यानी कि जो मल्टीकार्पिलेरी फ्लावर होते हैं, वे दो तरह के होते हैं, पहला सिनकार्पस, दूसरा एपोकार्पस। अब ये सिनकार्पस और एपोकार्पस है क्या, अब हम ये पढ़ते हैं। अब अगर बात करें हम सिनकार्पस की, तो उसमें पिस्टल फ्यूज टुगेदर होती हैं। अब फ्यूज टुगेदर का मतलब क्या है। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखिए भाई, एक पिस्टल ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, और कुछ पीछे हैं। आप अगर ध्यान से देखो, इन सारों का मीटिंग पॉइंट यही है, यहीं पे मीट कर रही है सारी। तो बेसिकली इनका लैंडिंग सरफेस बेसिकली कॉमन है। पोलन ग्रेन का लैंडिंग सरफेस बेसिकली जो है फ्यूज टुगेदर, यानी कि जो अपर पार्ट है। अब फॉर एग्जांपल एक पिस्टल, हमारी उंगली हर एक पिस्टल है, अब वो इस तरह से फ्यूज हुई है, आपस में जुड़ी हुई है। इसको बोल दिया हमने सिनकार्पस। मतलब बहुत सारी पिस्टल तो है, एक से ज्यादा पिस्टल तो है, लेकिन वो आपस में फ्यूज टुगेदर है, यानी कि आपस में जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। उस चीज को बोलते हैं हम सिनकार्पस। अब इसका एग्जाम्पल है पिपावर। एग्जाम्पल याद रखना है आपको। अब चलिए अब बात करते हैं एपोकार्पस की। एपोकार्पस में लिखा हुआ है पिस्टल फ्री। इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारी हर एक पिस्टल उंगली है वो ऐसे फ्री है, यानी कि इस तरह से करके फ्री है। वो पहले ऐसी अरेंज थी, लेकिन अब ऐसे अरेंज है, तो वे फ्री है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसको बोलते हैं एपोकार्पस। अब आप ध्यान से देखिए, डिफरेंट पिस्टल्स ये रही, क्या ये आपस में जुड़ी हुई है, नहीं, ये फ्री है, ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है। इस चीज को बोलते हैं एपोकार्पस, और इसका एग्जांपल है मेचिलिया। अब ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको पता करने के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई द मेचिलिया इज नॉट कंसिडर्ड इन सिंगल पिस्टल, यानी कि मोनोकार्पिलेरी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई मेचिलिया इज कंसिडर्ड एज एपोकार्पस नॉट सिनकार्पस। इस तरह के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर है मेचिलिया मोनोकार्पिलेरी क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें मोर देन वन पिस्टल है, बहुत सारी पिस्टल प्रेजेंट होती हैं। और एपोकार्पस में क्यों आई, क्योंकि इसकी पिस्टल्स फ्री होती है, जुड़ी भी नहीं होती। एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 मोनीशियस, डाइशियस
और ये वाला कंसेप्ट है जो कि आपका एपोकार्पस, मोनोकार्पस, मोनोकार्पलेरी, मल्टीकार्पलेरी, इनसे इंटर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन कंसेप्ट को ध्यान में रखना। मोनोकार्पलेरी क्या होता है, मल्टीकार्पलेरी क्या होता है, और आपका सिनकार्पस और एपोकार्पस में डिफरेंस क्या है, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले पिस्टल फ्यूज टुगेदर, पिस्टल आर फ्री। इसमें क्या होगा, मोस्टली लैंडिंग सरफेस कॉमन होगा, पोलन ग्रेन का इसमें लैंडिंग सरफेस सबका अलग अलग होगा। इसमें जो है एक साथ कनेक्टेड होती है, इसमें एक साथ कनेक्टेड नहीं होती। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप उनमें लिख सकते हैं, लेकिन ये 1 मार्क में और 2 मार्क में ही पूछा जाएगा। 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में बहुत कम पूछा जाता है, पूछा ही नहीं जाता। बल्कि ये वाला कंसेप्ट 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस साल जब एमसीक्यू ऐड में है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब हमें पढ़ना है ओव्यूल का डायग्राम, और वो ओव्यूल का डायग्राम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल का डायग्राम आई होप आपको उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए अब हम अपने लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें पढ़ना है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ओव्यूल के। ओवेरी और ओव्यूल का डायग्रामेटिक व्यू क्या होता है। तो चलिए अब हमें ये पता है जो ओव्यूल है वो ओवेरी है वो ओव्यूल प्लेसेंटा के अंदर प्रेजेंट होता है। अब वो प्लेसेंटा के अंदर किस तरह अरेंज होता है अब हम वो पढ़ेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, इस पूरे में आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इस वाले पार्ट को बोलते हैं फिनल। ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पार्ट को बोलते हैं हम फिनल, इस पार्ट को बोलते हैं हम फिनल। अब फिनल क्या है, लिंक बिटवीन प्लेसेंटा एंड ओव्यूल। भाई जो हमारा ओव्यूल है और प्लेसेंटा है उसके बीच में उसका ज्वाइनिंग पार्ट क्या है, उसका ज्वाइनिंग पार्ट है फिनल। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पार्ट ऑफ फिनल and this is our placenta. The connection between the part where connection between ovule and placenta is known as फिनल। ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा ओव्यूल का पार्ट है और ये हमारा उसका पार्ट है और प्लेसेंटा का, ये आपस में अटैच है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिनल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे फिनल जो है प्लेसेंटा से अटैच होती है। अब आप ध्यान से देखिए, आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने पेन से डार्क ड्रॉ करा है, इसको बोलते हैं हीलियम। अब हीलियम का फंक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा ओव्यूल और ये रही हमारी फिनल, ये रहा हमारा ओव्यूल। अब ओव्यूल के और फिनल के बीच में जो कनेक्शन है इस पार्ट को बोलते हैं हीलियम। अब आप ध्यान से देखिए, द हीलियम इज द लिंक बिटवीन ओव्यूल एंड फिनल। अब फिनल अगर प्लेसेंटा से अटैच है, अगर ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच है उसको तो बोलते हैं फिनल, और अगर ओव्यूल फिनल से अटैच है उसको बोलते हैं हीलियम। दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना। अगर हमारी ओव्यूल जो है फिनल से अटैच है तो उसको तो बोलेंगे हम हीलियम, और अगर हमारा ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच है उसको बोलेंगे हम फनल। और हीलियम और फनल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हीलियम तो वो पार्ट है जब हमारा जो ओव्यूल है वो फनल से अटैच है, और फिनल क्या है, हमारा जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाला पोर्शन तो है माइक्रोपाइलेंट और नीचे वाला पोर्शन है चेनेजल एंड। अब ये है क्या चीजें, ये अब हम ध्यान से पढ़ते हैं कि माइक्रोपाइलेंट और चेनेजल एंड है क्या चीजें। अब ध्यान से देखिए इस पार्ट को, ये वाला पार्ट यहां से खुला हुआ है, यानी कि यहां से ओपन है, ये ओपन है और यहां से ये क्लोज है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर तो है माइक्रोपाइल पोल और नीचे है चेनेजल पोल। अब जो माइक्रोपाइल पोल है उसमें जो है सिनर्जिड प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक के, और अगर वहां पे सिनर्जिड प्रेजेंट है इसका मतलब पोलन ट्यूब कहां से अराइज होगी, माइक्रोपाइल पोल से अराइज होगी। और चेनेजल पोल जो है क्लोज है, वहां पर एंटीपोडल प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पर कुछ नहीं होगा, वहां पर सिनर्जिड होंगे। तो ध्यान रखना, माइक्रोपाइल पोल इज द प्लेस वेयर द सिनर्जिड और एम्ब्रियो सैक लोकेटेड एंड द पोलन ट्यूब अराइज देयर, एंड चेनेजल इज द क्लोज सरफेस वेयर एंटीपोडल्स आर लोकेटेड
पीरियड ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक क्या है? एम्ब्रियो सैक हमने 10th में डायग्राम पढ़ा था, सिनर्जिड होता है, एंटीपोडल्स होते हैं, एग होता है, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये सब क्या है? ये पूरा मैच्योर ओव्यूल है, इसको ही बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एम्ब्रियो सैक क्या है? एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है। अब ध्यान रखना, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ एक लिक्विड एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। इसका फंक्शन क्या होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन में। और एम्ब्रियो सैक को दोबारा सुनिए, एम्ब्रियो सैक को तो हमें पता चल गया क्या होता है। अब एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर आपको दो चीज दिख रही होंगी, एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। अब अंदर वाले पोर्शन को तो कहते हैं इनर इंटरग्यूमेंट और बाहर वाले पोर्शन को कहते हैं आउटर इंटरग्यूमेंट। अब इनका फंक्शन होता है बेसिकली प्रोटेक्शन, यानी कि हमारे एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दोबारा रिकॉल करते हैं। अगर हम किसी डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ओव्यूल देखें तो ऊपर तो एक माइक्रोपाइल पोल होता है और एक चेलेजल पोल होता है। चेलेजल पोल क्लोज्ड होता है, माइक्रोपाइल पोल ओपन होता है। माइक्रोपाइल पोल की तरफ सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक के और चेलेजल पोल की तरफ एंटीपोडल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन बच्चे जो हैं एम्ब्रियो सैक गलत बना देते हैं। मतलब जहां एंटीपोडल्स बनाने होते हैं वहां पे सिनर्जिड बना देते हैं और मतलब उल्टा कर देते हैं इसका। तो ये गलत है, आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, माइक्रोपाइल पोल की तरफ हमेशा सिनर्जिड प्रेजेंट होंगे। ये बात आपको दिमाग में फिट करनी है। अब हम आगे जब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि सिनर्जिड जो है माइक्रोपाइल पोल की तरफ ही क्यों बने। तो चलिए अब फनल क्या होता है? लिंक बिटवीन प्लेसेंटा एंड ओव्यूल। हीलियम क्या होता है? लिंक बिटवीन फनल एंड ओव्यूल। अब पहले आउटर इंटीग्यूमेंट होता है, फिर इनर इंटीग्यूमेंट होता है। इनका फंक्शन बेसिक फंक्शन प्रोटेक्शन का होता है। फिर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक क्या है? मैच्योर ओव्यूल जिसमें सिनर्जिड हो, फिलिफोम अपैरेटस हो, एग हो, पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडल्स हो। अब उसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब एम्ब्रियो सैक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। अब चलेजल, अब एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ न्यूसेलस होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो चलिए गाइस अब हम पढ़ते हैं कि कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस होती है। तो मेगास्पोर, मेगा मतलब बड़ा। अब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब माइक्रो और मेगा इन दोनों वर्ड में डिफरेंस हो। जो माइक्रो मतलब छोटा, मेगा मतलब बड़ा। अब ध्यान से सुनना, मेल गैमेटोफाइट होते हैं पोलन ग्रेन यानी कि वे छोटे होते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट होता है बड़ा एम्ब्रियो सैक। तो इसलिए हमने माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस में डिफरेंशिएट करा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके चारों तरफ न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। अब ये है हमारा फ्यूचर एम्ब्रियो सैक, उसमें बीच और उसके चारों तरफ न्यूसेलस प्रेजेंट है। अब न्यूसेलस का फंक्शन क्या होता है? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो फूड स्टोर करता है अपने अंदर। अब ध्यान से सुनिए, इस फ्यूचर एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। दोबारा सुनिए, एम्ब्रियो सैक के अंदर इनिशियल स्टेज में एक सेल प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है एमएमसी यानी कि मेगास्पोर। मेगा मतलब बड़ा, मदर सेल मतलब वो गैमेट की फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए हमने उसको मेगास्पोर मदर सेल बोला। अब ध्यान से देखिए, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इससे फॉर्मेशन होना एम्ब्रियो सैक की, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर एग्जाम में वर्ड आए, क्वेश्चन आए कि डिफाइन मेगास्पोरोजेनेसिस, तो कुछ बच्चे लिखे जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। इट इज करेक्ट बट इट इज रॉन्ग। आपको एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। अब ध्यान से सुनिए, अब क्या होगा, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करेगी। अब ध्यान से सुनना, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चल रही थी तो पहले माइटोसिस हो रही थी, बाद में मियोसिस हो रही थी, लेकिन यहाँ पहले मियोसिस होगी बाद में माइटोसिस होगी। ये बात आप ध्यान में रखना, डिफरेंस बहुत पूछा जाएगा और बीच बीच में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
तो चलिए सबसे पहले जो मेगास्पोर मदर सेल यानी कि जो एमएमसी है वो मियोसिस प्रोसेस करके 4 सेल बनाएगी। अब नीचे की तरफ तो हो गया चेलेजल पोल, ऊपर की तरफ हो गया माइक्रोबाइल पोल। तो 4 सेल बनी, पहली एरी, दूसरी एरी, तीसरी एरी, चौथी एरी। अब जो 4 सेल बनी उन चारों सेल को बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब हमने उसमें पढ़ा था अब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर टेट्राड पढ़ा था। अब मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होगी। और एक हर सेल को यानी कि चारों सेल की बात करें तो हमने बोल दिया मेगास्पोर टेट्राड, और अगर एक सेल की बात करें तो हमने नाम दे दिया मेगास्पोर। दोबारा सुनिए, चारों सेल का नाम दिया तो मेगास्पोर टेट्राड, एक सेल का नाम दिया तो मेगास्पोर। अब मेगास्पोर टेट्राड की डेफिनेशन क्या है? द ग्रुप ऑफ 4 मेगास्पोर इन फ्यूचर एम्ब्रियो सैक इज नोन एज मेगास्पोर टेट्राड। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो सेल चेलेजल पोल के पास होगी उसको छोड़ के बाकी की तीनों सेल डिजेनरेट हो जाएंगी। दोबारा सुनिए, जब एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस करी तो 4 सेल की फॉर्मेशन हुई है। उनमें से जो एक सेल चेलेजल पोल की तरफ थी वो तो बच जाएगी, और बाकी की तीनों सेल जो कि माइक्रोबाइल पोल के आसपास है वे तीनों जनरेट हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चेलेजल पोल वाली जो है बच जाएगी, लेकिन माइक्रोपोल वाली डीजनरेट हो जाएंगी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, हर एक सेल को बोलेंगे मेगास्पोर, लेकिन जो सेल चेलेजल पोल के पास होगी उसको बोलेंगे हम फंक्शनल मेगास्पोर। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज फंक्शनल मेगास्पोर, द सेल which does not degenerate during the formation of embryo sac because it is present in the chalazial end. This cell is known as functional megaspore. तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब क्या होगा, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो माइटोसिस करना शुरू कर देगा। अब ध्यान देना, अब तक हमने एक वर्ड पढ़ा था पैलेडी। पैलेडी का मतलब होता है नेचर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने न्यूसेलस पढ़ा, मेगास्पोर मदर सेल पढ़ा, इसका नेचर होगा डिप्लॉइडिक नेचर यानी कि 2n। अब मेगास्पोर हमने इसका नेचर पढ़ा, मियोसिस अगर होगी तो इनका नेचर भी n हो जाएगा, n। इनका नेचर भी n हो जाएगा मियोसिस होने के बाद। अब एक फंक्शनल मेगास्पोर का नेचर क्या है? n, यानी कि हैप्लॉइडिक नेचर। तो जब माइटोसिस प्रोसेस होगी तो यानी कि जो 2 न्यूक्लिएट फॉर्म होंगे। अब ध्यान देना, जब हमारी फंक्शनल मेगास्पोर ने माइटोसिस करी तो 2 सेल की फॉर्मेशन हुई, एक सेल ये रही और एक सेल ये रही। अब क्या होगा, एक सेल तो ऊपर चली जाएगी और एक सेल नीचे चली जाएगी। अब इन दोनों सेल का नेचर क्या है? 2 न्यूक्लिएट स्टेज बनी। ध्यान देना, जब फंक्शनल मेगास्पोर ने माइटोसिस करी है तो 2 न्यूक्लिएट स्टेज बनी। स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, ध्यान से सुनना। ये जो 2 न्यूक्लिएट स्टेज बनी है इसमें जो दोनों मेगास्पोर है हर एक का पैलेडी क्या है? n और n। अब जब माइटोसिस सेकंड होगी तो 2 और बन गई, 1 और 1 2। कितने न्यूक्लिएट हो गए? 4 न्यूक्लिएट हो गए। अब 4 से दोबारा माइटोसिस होगी तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो जाएगी। दोबारा सुनिए, सबसे पहले जो हमारी एमएमसी थी, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइडिक नेचर थी, वो मियोसिस करके 4 सेल बनाती है जिसको नाम दे दिया हमने मेगास्पोर टेट्राड। हर एक सेल को नाम दे दिया हमने मेगास्पोर। अब जो क्या होगा, जो हमारे जो चारों सेल हैं, जो चारों सेल में से जो सेल चेलेजल पोल के पास होगी उसको छोड़कर तीनों सेल डिजेनरेट हो जाएंगी, और जो सेल डिजेनरेट नहीं हुई है उसको बोलेंगे हम फंक्शनल मेगास्पोर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने 2 वर्ड पढ़े यहाँ पे, मेगास्पोर एंड फंक्शनल मेगास्पोर। दोनों में डिफरेंस क्या है? मेगास्पोर तो हो गया चारों सेल का नाम, कि चारों सेल को हमने हर एक सेल को मेगास्पोर बोल दिया, लेकिन जो सेल फंक्शन करेगी, जो सेल एम्ब्रियो सैक बनाएगी, उसी सेल को बोला हमने फंक्शनल मेगास्पोर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जब फंक्शनल मेगास्पोर माइटोसिस करेगा तो 2 सेल बनेंगी, तो उसको हमने 2 न्यूक्लिएट स्टेज बोला। तो क्या हुआ, एक सेल ऊपर चली गई और एक सेल नीचे चली गई, फिर 2 से 4 सेल बनी जिसको हमने 4 न्यूक्लिएट बोला। अब क्या होगा, 4 न्यूक्लिएट से 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनेगी। अब ध्यान देना, जब यहाँ पर भी 4 न्यूक्लिएट होगी और यहाँ पर भी 4 न्यूक्लिएट होगी, तो यहाँ से एक न्यूक्लिएट यहाँ जाएगा और यहाँ से एक न्यूक्लिएट यहाँ जाएगा।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम 8 न्यूक्लिएट स्टेज से पढ़ते हैं कि कैसे 8 न्यूक्लिएट स्टेज आगे जाकर एम्ब्रियो साइट में कन्वर्ट होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, जब हमारी एम्ब्रियो साइट का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द मेथड ऑफ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, अब ये क्या है, अब ध्यान देना, जो मेगास्पोर है यानी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है उससे एम्ब्रियो साइट बन रहा है। कौन से मेथड से बन रहा है, उस मेथड का नाम है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब जब हमारा फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप हो रहा है इनटू एम्ब्रियो साइट, किस मेथड से डेवलप हो रहा है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट टर्म आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने कई टर्म पढ़ी है। पहली हमारी एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, दूसरी हमारी मेगास्पोर, तीसरी मेगास्पोर टेट्राड, चौथी फंक्शनल मेगास्पोर, फिर 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट एंड 8 न्यूक्लिएट, और फिर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब ये जो टर्म है ये सीरीज वाइज लगाने के लिए पूछी जा सकती है, मैचिंग में भी पूछी जा सकती है कि भैया टर्म दे दी, इनको सीरीज वाइज में लगाओ। जब हमने बोर्ड एग्जाम दिए थे सीरीज वाला क्वेश्चन हमारे इवोल्यूशन से पूछा गया था। तो अब जो एग्जाम होंगे इवोल्यूशन से प्रोबेबिलिटी कम है सीरीज वाला क्वेश्चन पूछे जाने की। तो सबसे ज्यादा चैप्टर 3 और चैप्टर 2 में प्रोबेबिलिटी है सीरीज वाला क्वेश्चन पूछे जाने की, और ये वाला सीरीज में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। सबसे पहले एमएमसी, फिर होगा हमारा मेगास्पोर टेट्राड, फिर मेगास्पोर, देन फंक्शनल मेगास्पोर, देन 2 न्यूक्लिएट, देन 4 न्यूक्लिएट, देन 8 न्यूक्लिएट। अब हम 8 न्यूक्लिएट से आगे पढ़ेंगे कि कैसे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो साइट में कन्वर्ट होता है। पैलेडी ध्यान रखना, पैलेडी बहुत पूछी जाती है, मैंने अब तक की सब पैलेडी बता दी है। अब जब ये चारों सेल बनी, 8 सेल बन गई हमारी 4 सेल से, तो चारों सेल की पैलेडी क्या होगी, एन यानी कि चारों सेल हैप्लोइड इन नेचर होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मियोसिस ऑलरेडी हो चुकी है, माइटोसिस प्रोसेस चल रही है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कैसे 8 न्यूक्लिएट स्टेज प्रॉपर एम्ब्रियो साइट में कन्वर्ट होती है। तो चलिए गाइस अब हम 8 न्यूक्लिएट स्टेज से आगे पढ़ लेते हैं कि कैसे 8 न्यूक्लिएट स्टेज से प्रॉपर एक एम्ब्रियो साइट बनेगा। अब हमारे पास ये सेल थी, 4 न्यूक्लियर यहाँ थे और 4 न्यूक्लियर यहाँ थे, इसको हमने 8 न्यूक्लिएट स्टेज बोला। अब क्या होगा, इनमें से एक न्यूक्लियस तो यहाँ जाएगा और एक न्यूक्लियस यहाँ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए 3 न्यूक्लियस तो यहाँ होंगे, 3 न्यूक्लियस यहाँ होंगे और 2 न्यूक्लियस यहाँ होंगे। अब ये है हमारा 8 न्यूक्लिएट स्टेज। अब क्या होगा, जो सेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो बीच में 2 सेल आई, इन 2 सेल तो पोलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये जो सेल है ये पोलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बचे ही 3 सेल है, वो 3 न्यूक्लियर है, ऊपर 3 और नीचे 3, उनमें सेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, इसका मतलब जो है सेल जो है यानी कि जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना, जो बीच में 2 न्यूक्लियर आए उन 2 न्यूक्लियर पर जो है सेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वे डायरेक्ट पोलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, ऊपर 3 सेल है, नीचे 3 सेल है। जब सेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने के बाद जब सेल मैच्योर हो जाएगी और पूरी अच्छे से डिवाइड हो जाएगी, जो ऊपर के 3 है वे तो कन्वर्ट हो जाएंगे एंटीपोडल्स में, जो नीचे के 3 है वे कन्वर्ट हो जाएंगे सिनर्जिड में और फिलिफॉर्म अपैरेटस में और एग में। अब ध्यान से सुनना, जो नीचे के 3 है वो तो एग अपैरेटस में चेंज हो जाएंगे। अब ये एग अपैरेटस होता क्या है, एग अपैरेटस बेसिकली एग, सिनर्जिड और फिलिफॉर्म अपैरेटस को बोलते हैं। दोबारा सुनिए, अब क्या होगा, सेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, 2 सेल बीच में आई है, उनको हमने पोलर न्यूक्लियाई नाम दिया। जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो एक लार्ज सेंट्रल सेल होता है, ये बात आप ध्यान रखना। पोलर न्यूक्लियाई को हम लार्ज सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। अब क्या होगा, 3 तो एंटीपोडल्स बने ऊपर वाली 3 सेल से, नीचे वाली 3 सेल से सिनर्जिड और एग बन गया, एक सेल से सिनर्जिड बन गया, एक सेल से दूसरा सिनर्जिड बन गया और तीसरे सेल से एग बन गया। एग में भी सेल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब सिनर्जिड के पास एक फ्लेक्सिबल और जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस, जो कि पोलन ट्यूब को अंदर एंटर करने में हेल्प करता है। अब
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोपोलार एंड के पास ही सिनर्जिक कैसे बने और चैलेजल के पास एंटीपोडल कैसे बने। और अब ध्यान रखना हमारे पास कितनी सेल हो गई भाई, 3 तो 1 2 3 3 सेल तो ये डेवलप हुई और 1 2 3 1 2 3 और 7 सेल ये डेवलप हुई, तो इसको हमने 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज बोला। आई होप आपको समझ में आए। भाई न्यूक्लिएट तो 8 हो गए, सेल 7 हो गई, तो इसलिए हमने इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज बोला। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये पूरा डायग्राम है मैच्योर एम्ब्रियोस है और ये जो मैंने सेल्स बनाई हुई है इनको हम न्यूसेलस बोलते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि कैसे 8 न्यूक्लिएट स्टेज में सेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन क्या होती है, पोलर न्यूक्लियाई को हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, एग अपैरेटस क्या होता है, एग अपैरेटस एग सिनर्जी और फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है जिसमें इन तीनों पोर्शन को हम एग अपैरेटस बोलते हैं। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों के प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, इनको चेक करना मत भूलना। शेयर आवर वीडियो सो दैट मैनी ऑफ स्टूडेंट कनेक्टेड विद अस। ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना, और साथ ही साथ मेरी ईमेल आईडी भी है, कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बी सेफ एट होम।